नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने हैं डॉक्टर केएल जैन, मानव महासचिव, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। डॉक्टर जैन, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो टैक्स का भुगतान करते हैं? 90 से ये प्रक्रिया चालू हुई है। जब से सरलीकरण हुआ है और टैक्स के रेट्स कम हुई हैं, हर साल दर साल ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। और आज स्थिति ये है, एक समय था जब उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधिक इकट्ठा होता था और प्रत्यक्ष कर बहुत कम जमा होता था जी। आज स्थिति विपरीत है। आज प्रत्यक्ष कर का संग्रहण अधिक है, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कम है। और यही वजह है, भारत सरकार के साथ साथ प्रदेश जुड़ते हैं। प्रदेश के अंदर भी हर साल वृद्धि टैक्स के कलेक्शन में होती है। केंद्रीय सरकार को उत्पाद शुल्क से, सीमा शुल्क से और इनकम टैक्स से राजस्व प्राप्त होता है। और भी अन्य अन्य स्रोत हैं, लेकिन खासकर 3 स्रोत हैं ये। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स एक बहुत बड़ा जरिया है। और इसमें पिछले साल, उससे पिछले साल और आज और आने वाला साल अगर आप इनके फिगर्स देखें तो हर साल 18%, 20%, 30%, अब के 23% की वृद्धि हुई है। 23,000 करोड़ रुपया वैट से राजस्थान सरकार को मिला है। आम आदमी है जो सैलरीड एम्प्लॉय है, जो तनख्वाह पे काम करता है, उसके मन में ये हमेशा एक भ्रम है या सत्य है, वो आप बताएंगे कि भाई टैक्स तो मैं ही देता हूँ, ना तो दुकानदार टैक्स दे रहा है, ना जो बिजनेसमैन है वो ढंग से टैक्स दे रहा है, असली टैक्स तो मेरे ही पास से जाता है। ये एक भ्रांति है। और उस भ्रांति का कारण यह है कि अभी हमने वेबसाइट वगैरह, जो आजकल एक जरिया बना है अधिक सूचना इकट्ठी करने का, उसको शायद देखने का हमको अवसर नहीं मिलता। और वर्षों से चली आ रही धारणा ऐसी है कि व्यापारी अक्सर कर टैक्स में गड़बड़ी करता है, जो कुछ करता है वो व्यापारी ही करता है। ये कुछ आम धारणा सी बन गई है। उसके कारण भी आज के जो कर्णधार हैं या पहले जो कर्णधार रहे हैं, उन लोगों का एक नज़रिया रहा है कि जो कुछ गलतियां हैं या खामियां हैं जिसके कारण गड़बड़ी होती है, वो शायद एक व्यापारी वर्ग को ही जाती है। उसी के खाते के अंदर वो हमेशा क्रेडिट करा करते हैं इसको। तो एक बन गया, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। उसको इसलिए लगता है कि वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो जाता है सैलरीड आदमी का, जी। इसलिए उसको इमीडिएटली टैक्स का इम्पैक्ट मालूम पड़ता है। व्यापारी साल भर के अंदर या उद्योग साल भर के बाद में रिटर्न जमा कराता है। हालांकि वो क्वार्टरली रिटर्न देता है, क्वार्टरली एडवांस इनकम टैक्स देता है। और आपने अगर फिगर देखे हो तो केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी क्वार्टरली के बेसिस के ऊपर हमेशा फिगर्स होते हैं। अब के 22% की वृद्धि हुई है, 18% की वृद्धि हुई है। तो हकीकत दूसरी है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, बदल जाएगी। जैसे बदल जाएगी। जैसे जो होटल वाले हैं या जो आजकल ब्यूटी पार्लर्स हैं या जो दुकानें हैं, सब लोग वैट लागू कर चुके हैं। लेकिन क्या वैट का भार एंटायरली जनता के ऊपर है या दुकानदार को भी कुछ प्रतिशत देना पड़ता है? दुकानदार को तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नहीं देना पड़ता है, देता तो कंज्यूमर ही है। जितने भी टैक्स हैं वो सब कंज्यूमर ही देते हैं, व्यक्तिगत तौर के ऊपर ही दिए जाते हैं। ये जरूर है कि व्यापारी को इकट्ठा करके सरकार को जमा करना पड़ता है, और उसकी जितनी पेचीदगियां हैं, जितने कानून कायदे हैं, वो व्यापारी पर लागू होते हैं। लेकिन देता निश्चित तौर के ऊपर व्यापारी भी स्वयं कंज्यूमर है। वो भी अपने जो उत्पाद, जो चीज़ बेचता है, उसके अलावा अपने लिए भी खरीदता है, अन्य खरीदता है तो वो भी कर देता है। तो कर के से तो रियायत किसी को नहीं है। लेकिन आजकल आपने देखा हो तो एक सर्विस टैक्स और एक केंद्र सरकार वाला दिया हुआ, उस सर्विस टैक्स का इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ी सेवाओं के ऊपर, सेवा क्षेत्र के अंदर भी है। हालांकि उसमें छूट दी हुई है, 10 लाख रुपए तक की टर्नओवर अगर कोई हो तो सेवा कर से उसको मुक्ति है। लेकिन अदरवाइज सेवा कर भी दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे केंद्र सरकार की मंशा है कि हम ये वैट और सेल टैक्स और ये सब हटा करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा। अच्छा। और उसके लिए एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है। उसके आ जाने के बाद ये जो डिफरेंट स्टेट्स में कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य से उस कमेटी के अंदर राजनीतिक सोच के कारण
भाजपा नीति वाले जो राज्य सरकारें हैं वो उसको पसंद नहीं करती हैं, कांग्रेस सरकार जहाँ है वो उसको पसंद करते हैं। तो मतलब हम उम्मीद ना करें जल्दी अब लागू वो होने की। 2012 की सोचते थे, वो 2012 भी मुझे नहीं लगता कि वो चाहेगा, लेकिन अगर वो आ जाता है तो बहुत कुछ समस्या उपभोक्ताओं की भी सामान्य होगी और सरकार की भी होगी, और जो संग्राहक हैं जैसे व्यापारी उद्योग कर्मी कहते हैं आप, उनको भी राहत। और क्या क्या कदम उठा रही है सरकार जिससे कि जो टैक्स अम्ब्रेला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्सेशन के अंडर आए? अभी आपने देखा, उम्मीद की जाती है, जहाँ तक केंद्र सरकार का प्रश्न है, कि एग्जम्पशन की लिमिट अभी 1,85,000 है, उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए तक कर देते हैं। हालांकि इससे कोई बहुत विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन टैक्स कोड बनाया था, टैक्स कोड को प्रभावी करना था अप्रैल 12 से, लेकिन शायद वो उसी पशुपेश में संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन उसमें बहुत कुछ गुणात्मक सुधार सजेस्ट किए हैं। हालांकि कभी भी टैक्स देने वाला और टैक्स कलेक्ट करने वालों में दोस्ती नहीं होती, एक दूसरे की कोई भी प्रस्ताव को एक नज़रिया रहता है, उसका विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा धीरे धीरे हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को जितना सरल कर सकते हैं, ऐसी गवर्नमेंट की मंशा है, और उसमें जन भागीदारी भी है और जो कर देते हैं उनकी भी भागीदारी है, क्योंकि अब सभी एहसास करते हैं कि कानून बने तो इतना सरल कानून बनना चाहिए, दरें हो तो इतनी तर्क संगत होनी चाहिए कि उसका भार भी नहीं पड़े, और जितनी विकास के लिए राशि की आवश्यकता हो वो करों के संग्रहण से प्राप्त भी हो। सवाल आपसे और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। स्वाद क्या होता है? वो जो जुबान पर महसूस होता है, या वो जो दिल तक पहुंचता है, जिसमें महकती हुई बेशुमार खुशियां आपके अपनों की सेहत का ख्याल रखती हैं, जैसे महाकोश कुकिंग ऑयल, जो ख्याल रखे आपके स्वाद और सेहत का। तो अच्छा खाओ, खुश रहो। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है, और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। क्या हुक्म है मालिक? मुझे तो सिर्फ सनफिश यिप्पी मैजिक मसाला चाहिए। अभी हाजिर है। स्टॉप, मम्मी तो वो ही बना रही है। मैं उसमें और मसाले डाल सकता हूँ। यिप्पी में तो ये सारे हैं। तो बस वेजीज डाल देता हूँ। अरे बॉस, यिप्पी मैजिक मसाला में तो वो भी है। तो बताओ कौन सा मैजिक दिखाऊं? कुछ नहीं, यिप्पी मैजिक मसाला में तो सब मैजिक है। सनफीस्ट यिप्पी मैजिक मसाला, नूडल्स विद मैजिक। इट्स बेटर नो? राष्ट्र प्रगति के अमर निशान, अधिक वृक्ष और कम संतान। वेदांता। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जब दर्द सताए, बैकफो हर्बल जॉइंट केयर जेल लगाएं। 11 जड़ी बूटियों की शक्ति से भरपूर जॉइंट केयर जेल का क्विक एक्शन फॉर्मूला दे दर्द से असली आराम। जॉइंट केयर ऑयल और जॉइंट केयर टैबलेट्स भी उपलब्ध। बैकफो जॉइंट केयर, दर्द का असली दुश्मन। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। दिन भर कई खबरें। The opposition is doing injustice to the आम आदमी। छोटी बड़ी, देश दुनिया से जुड़ी, जो दिन भर में चूक गई आपसे। मेरी बात हेमंत करकरे जी से हुई थी। तमाम जरूरी खबरें सिर्फ एक समय पर, न्यूज़ एट 9 PM में।
ये उसके सह प्रायोजक है। विकास में भागीदार बने, स्टार रेटेड उपकरण अपनाएं। टाइगर मसाले जो है वर्षों से नमकीन की जान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर के.एल. जैन से। मार्च 2012 में बजट आने वाला है। एक डरा सहमा हुआ आम आदमी क्या उम्मीद करे? वस्तुतः बजट जो है ये एक अनुमान है और ये खाली इस बात का द्योतक है कि हमारा देश या हमारा प्रदेश के कर्णधार किस दिशा की ओर हमारे प्रदेश को या देश को ले जाना चाहते हैं और उसके लिए अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होगी तो उसमें क्या फोकस रहेगा, जिसके लिए आम चर्चा है एक आम आदमी के जुड़ाव के साथ साथ कृषि के ऊपर, रोजगार के ऊपर और मानव संसाधन विकास के ऊपर जोर रहेगा। और इसी प्रकार की योजना राज्य सरकार की भी योजना है। निस्संदेह आम आदमी के जिससे कि उसके शरीर में सौष्ठवता रहे, शिक्षा का प्रसार हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, पानी पीने की व्यवस्था हो, सड़कों से जुड़ाव हो या मकान आवास की व्यवस्था हो, इन सब का एक सोशल जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे सामाजिक संरचना, उसको बढ़ावा देने के लिए सब सरकारें प्रयत्न करती हैं। केंद्र सरकार भी कुछ योजनाएं हैं, वो केंद्र की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा उसको निष्पादन कराता, क्रियान्वयन कराता। राज्य सरकार की अपनी भी स्वयं की योजना होती है। आपने देखा होगा राजस्थान सरकार का हर साल योजना का आयाम, उसका पैमाना बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल देखा। और उसी का परिणाम है कि आज राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी सुधरी है, शहर से गांव स्तर तक। उसका सीधा फायदा है माल के आवागमन का, कच्चा माल पहुंचता है, पक्का माल बन के आता है। उसी प्रकार रेल मार्ग 5400 करीब हमारी स्क्वायर माइल्स रेल की पटड़ियां हैं। जैसे पुराने रेल बजट में जो ममता बनर्जी ने जो कुछ ऐलान किया था ट्रेन्स का, उसमें से मेरे ख्याल से सारी तो यहाँ पे राजस्थान में अभी शुरू भी नहीं हुई। वो कुछ मतलब ऐलान तो हो जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड कई चीजें नहीं हो पाती। मैंने आपसे जैसे कहा ना, एक तखमीना है, ये अनुमान है। ये इसका जरूरी नहीं कि जो कुछ उसमें बजट में बताया हुआ उसकी पूर्णता उसी साल में प्रारंभ हो, लेकिन ये मंशा जाहिर करती है। लेकिन निसंदेह ये प्रश्न सही है कि राजस्थान को जितना मिलना चाहिए रेल के माध्यम से उतना शायद राजस्थान को नहीं मिल पाया, जबकि यहाँ का नेतृत्व का अच्छा असर है, अच्छा दबदबा। आज जितने कांग्रेस प्रदेश के शासित प्रदेश है उनमें शायद हमारे मुख्यमंत्री की काफ़ी अच्छी सीनियरिटी है और केंद्र में भी 3 दफ़ा मंत्री रहे हैं, तो इसलिए नज़दीकियाँ हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जैसे सर्वे करने की बात है, ये बरसों से सुना चलते आ रहे हैं उदयपुर को ब्रॉडगेज से जोड़ देंगे और नेचुरली उससे गुजरात बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक वो काम चलता रहता है। लेकिन जितना डिले होता जाता है, ये आप भी मानेंगे, फिर वो बजट भी इन्फ्लेम हो जाता है। मतलब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो जो चीज़ एक समय पे उतने में होनी थी उसमें कम से कम 10 नहीं तो 20-25% इंक्रीज आ जाता है। इनकी वेज स्ट्रक्चर, चाहे वो निजी क्षेत्र है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या चाहे सरकारी सेक्टर है, उसमें 15 से 20% तो उनकी तनख्वाहों का जो इजाफा होता है, तो वो तो कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है, फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर उतना लोकेशन हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी इतनी जरूर है कि करीब 4000 किलोमीटर लाइन ब्रॉडगेज में तब्दील राजस्थान में हुई है। अभी पुष्कर के नई जुड़ा है रेल से, पुष्कर से मेड़ता वाली बात, नए मिनिस्टर आए हैं ममता बनर्जी के दिन, त्रिपाठी साहब, उन्होंने तारीफ भी की है राजस्थान की। डॉक्टर जैन, बजट के बाद अक्सर देखा जाता है कि खाद्य पदार्थ के तो रेट बढ़ जाते हैं और मोबाइल, टेलीविजन, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इनको मैं लग्जरी आइटम कहूंगी, इनके रेट वो स्लैशेस आ जाते हैं। क्यों? खाद्य का संबंध कीमतों का पैदावार से संबंधित है। दुर्भाग्य से राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये साल अच्छा गया कि बारिश अच्छी आई, अन्यथा राजस्थान में साइकिल है, 3 साल अकाल पड़ेगा तो 1 साल बारिश आएगी। लेकिन फिर भी सिंचाई के क्षेत्र, हमारा कृषि योजनाएं, ऐसी कुछ योजनाएं बनी जिससे पानी की खपत कम हो और वो फसलें ज़्यादा उन्नत प्रकार के बीज देकर के उन्नत फसलों का प्रोग्राम है। फिर कृषकों को भी सेफ गार्ड्स काफ़ी है, जैसे फसल बीमा योजना है, कृषक बीमा योजना है, उससे उनकी थोड़ी सी उनकी सुरक्षा एक अच्छी रही है। दूसरे, हमारा जो सबसे कृषि की कम पैदावार का कारण है
कि हमने कभी भी इसको प्रायोरिटी जिस प्रायोरिटी से लेना चाहिए नहीं लिया, जबकि ये सत्य है कि हमारा देश भी प्रदेश भी एग्रीकल्चर प्रधान देश और प्रदेश है। लेकिन इस और हमने और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तो ध्यान दिया, इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान नहीं देने से उत्तराधिकार के कानून के कारण जोत दर साल दर जोत कम होती चली जा रही है, और कम जोत पे बहुत ज़्यादा आप उसको टेक्निकल नो हाउ अगर देना चाहें तो वो नहीं दे पाते। तो अब आज की आवश्यकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जाने की आवश्यकता है, बड़े खेत की जुताई करने की आवश्यकता है। उससे हम लोग बजट में भी ये एलोकेशंस देखेंगे तो कम से कम हम लोग फिर खाद्य पदार्थ की भी कीमतें कम होती देखेंगे। आम आदमी के लिए अभी भी एहसास नहीं है। फल सब्जी, फलों में प्राइस कीमत गिर जाने से आम आदमी तो फल खाता नहीं। आम आदमी के लिए तो मोटा अनाज है या दाल है या इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें अभी भी जिसका कि ज़्यादा इम्पैक्ट है, टोटल जो इंडेक्स बनता है उस इंडेक्स में, और वो प्रक्रिया भी शायद एक साइकोलॉजी भी बन जाती है। हर हफ्ते अगर आप प्राइस इंडेक्स देते हैं मुद्रास्फीति का, तो उससे एक दिमाग में लोगों में भय लगता है कि कीमत बढ़ रही है, आज 1 किलो की जगह 5 किलो लेकर होल्डिंग वाली प्रॉब्लम शुरू हो होल्डिंग वाली बात, वो आम आदमी उसमें लग जाता है। लेकिन दोष सीधा व्यापारी पे जाता है कि उसने माल रोक लिया, जबकि हकीकत है हर आदमी जब ऐसी स्थितियां बनती है तो वो उसकी मनोवृत्ति खुद की 1 दिन के बजाय 5 दिन की चीज खरीदने की बन जाती है। बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल कि आसपास के प्रदेशों से हमारे प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें क्यों ज्यादा है? हम लोग क्यों हरियाणा जा जाके बॉर्डर क्रॉस करते ही टंकी फिल कराते हैं? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हम तो बार बार मुख्यमंत्री महोदय से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, अन्य भी व्यापारिक संगठन और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, आम आदमी उपभोक्ता संघ भी उनसे कहने लगा है कि आप पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दीजिए टैक्स की। तो हरियाणा के अंदर 20% और हमारे 28% तो मनोवृत्ति जरूर बचाने की होगी, गलत निसंदेह होगी। यहाँ तक कि सरकारी गाड़ियाँ भी हरियाणा से खरीदती हैं, क्योंकि उनकी भी प्लान एलोकेशन होता है, उस प्लान के अंदर सीमित रखने के लिए वो भी ऐसी चेष्टा करते हैं। लेकिन इसके लिए सुझाव एक ही है, ये सही है कि राज्य सरकार को राजस्व बड़ा अधिक प्राप्त होता है, इससे निसंदेह उनका बड़ा स्रोत है। ये एक बेंचमार्किंग प्राइस का कर देना चाहिए जहाँ तक पेट्रोल का प्रश्न है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस अब डीरेगुलेटेड है, कभी घट जाती हैं कभी बढ़ जाती हैं, और जब बढ़ती हैं ज़्यादातर घटने का तो एक दफ़ा आया है, बाकी तो आपने जितनी दफ़ा देखा होगा जी वो 50 पैसे घटेंगे और 4 रुपए बढ़ जाएंगे तो क्या फायदा रहा? तो उसका सीधा असर आम आदमी पे पड़ता है। इंटरनेशनल प्राइसेस से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे मैं पूछूंगी कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर पूरी वर्ल्ड डिपेंडेंट है तो हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें इतनी कम क्यों है? अमेरिका में इतनी कम क्यों है? देखिए, ये सोच का तरीका है इसका सीधा, ये इसका पेट्रोल की जो एक्चुअल कीमत है वो तो आधी भी नहीं है, बाकी तो आधा पार्ट उसका टैक्स का है। क्रूड के ऊपर जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स है, फिर उसको शुद्धिकरण करते हैं तो उसकी एक्साइज उसमें लगती है। तो ये इतना टैक्स जितना हम मेरे ख्याल से अगर कम करे सरकार एक्साइज और कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ क्रूड पे, और उसको रिफाइनरी के द्वारा जो पेट्रोल बिकता है उसकी एक्साइज के ऊपर कम करें, कुछ राज्य सरकार कम करें, तो पेट्रोल की प्राइस यहाँ 40 रुपये 42 रुपये के आसपास प्रति लीटर होनी चाहिए, जो कि एक रीजनेबल प्राइस है। सर अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट।
सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किस्तें देंगे हम और 2 किस्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। PACL, one of the largest real estate companies of India, having projects in more than 30 cities. We are also into farming and farmhouse development in more than 30,000 acres. PACL, we build the future. ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। JK Lakshmi Cement, मजबूती guaranteed. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर जैन, मुझे एक बात बताइए, इंडिया रिसेशन में है या नहीं है? इंडिया रिसेशन में नहीं है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरो जोन की कंट्रीज हैं, वो सब मुसीबत में हैं। कुछ एक एशिया की कंट्रीज में हमारे को भी धक्का है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सजग रहे हैं। आपने देखा हो 2008 में अमेरिका की इकोनॉमी बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत ज़्यादा। बैंक्स, अच्छे अच्छे बैंक्स वहाँ फेल हुए थे। सरकार ने उनकी मदद करके उन बैंकों को फिर दोबारा खड़ा किया, लेकिन हमारे यहाँ कंजर्वेटिव असेसमेंट के कारण से, अप्राइजल के कारण से और सेफ गार्ड्स प्रॉपर टाइम टू टाइम लेने से, कुछ उधार लेने वाले की भी मनोवृत्ति, बहुत ज़्यादा उधार पे डिपेंडेंट नहीं रहना, ये हमारी संस्कृति रही है। कर्ज लेना ये कल्चरल डेवलपमेंट है पिछले 40-50 साल का, अन्यथा हम हमेशा उधार को पसंद नहीं करते रहे, ये हमारे संस्कृति रही है, बुरा ही माना है हमने। और इसी कारण से हमारी कंजर्वेटिव जो है, हमने ज़्यादा साइफनिंग ऑफ द फंड्स, इंडस्ट्री से पैसा निकाल के दूसरे में लगाने वाला काम करते नहीं किया। इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर को धक्का इतना ही लगा है कि मेरा मुनाफा अगर 20 रुपये होता है तो वो 15 रुपये रह गया, बंद होने वाली, लेकिन बंद वाली स्थिति आज तक नहीं आई है और शायद आगे भी नहीं आएगी। हमारी जो पुरानी सीख है उस पे हम लोग अटल रहे और समय के साथ हमने अपने खर्चों में कमी की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना कितना ज़रूरी है, और आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जो हमारा 2G स्कैम हुआ है और अब पहले हम लोगों ने रिटेल में अलाउ किया FDI, फिर हमने मना कर दिया, तो इन चीज़ों से क्या हमारी छवि को एक बहुत नुकसान पहुंचा है? हमारी ये भी संस्कृति रही है कि कोई भी चीज़ जब नई चीज़ बनती है तो उसका पहला झटका के तौर पे हम उसको लेते हैं और उसकी विरोध वाली बात करते हैं। इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि रिटेल में अगर FDI आती तो खुदरा व्यापारी बाजार से निकल जाएगा। एक दूसरा पहलू यह है कि अगर कुछ सेफ गार्ड लेकर काम किया जाए तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन विदेशी पूंजी अगर हमारे यहाँ आती है तो उससे रोजगार का सृजन होता है और रुपए की तरलता आदमी को और काम को बढ़ाने में आसानी होती है। जिस वर्ग की हम अब तक बात करते रहे, हालांकि मैं व्यापार से प्रतिनिधि हूँ, लेकिन फिर भी जिस वर्ग के बारे में हमको ज़्यादा चिंता है वो कृषि क्षेत्र है। उस कृषि क्षेत्र में उस कृषक को सरकार की कितनी योजनाएं होने के उपरांत भी फायदा नहीं मिल रहा है। इतना फायदा उसको जो अपेक्षित है एक जनजीवन के लिए, उसके लिए होना चाहिए, वो शायद संभव नहीं हो पा रहा। उस आदमी को सीधा फायदा होता है जरूर। अब इसमें जरूर है कि हम बीच में जो आड़त का काम करते हैं या समय पे उनको लोन देते हैं, उनकी सहायता हम करते रहते हैं। हमारा धंधा जो हमको लगता है कि शायद चौपट हो जाए, कहीं हद तक की संभावना बन भी सकती है, क्योंकि लेकिन आज भी ये भी हकीकत है कि रिलायंस फ्रेश चल रहा है, बहुत से और रिटेल शॉप्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, छोटी छोटी दुकानें भी चल रही हैं। ऐसी बात नहीं है, सब मिलजुल करके एक समुद्र में जाके सब नदियां बन के एक समुद्र बन जाता है। वो जो कंपनियां काम करती हैं उन कंपनियों को भी और उनके बेटरमेंट के अंदर फैसिलिटी मिलती है और निश्चित तौर पे आ भी रहा है। आज हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि
300 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो जाएगा। और उसके सीधा कारण यह है कि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। एक जो आम आदमी है जो अपनी तनख्वाह में गुजारा करता है और जिसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है, उसके लिए आप सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या बताते हैं? देखिए, उस आदमी को अगर शेयर्स और सिक्योरिटी पूंजी बाजार का अगर अच्छा थोड़ा बहुत ज्ञान वो रखता है और उसमें अगर इंटरेस्ट दिलचस्पी लेता है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से उसको जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपके छोटे छोटे पैसे को उस में निवेश करते हैं जिससे वो आपको लाभ मिलता हो। बीच के वक्त में पूंजी बाजार में भी उतार चढ़ाव बहुत है, पूंजी बाजार में कोर्ट के फैसले का भी असर पड़ता है, मनोवैज्ञानिक दबाव उसके ऊपर बहुत पड़ता है। क्या होगा कि वो 2G स्पेक्ट्रम को हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के स्टक डाउन रद्द कर दिया, उससे संबंधित जितने शेयर थे वो गिर गए धड़ाधड़, तो नेचुरल होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, लेकिन पूंजी बाजार के अंदर उस व्यक्ति को तभी जाना चाहिए जब उसके पास साल भर या 2 साल तक उन शेयर्स को रखने की क्षमता हो और बाजार से घबराए नहीं, क्योंकि यह रोज के उतार चढ़ाव है। तो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के नक्शे पे कहाँ खड़ा है? अभी तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जितने भी हैं वो करीब करीब जो उम्मीद उनसे की जाती थी वो नहीं रही। अब सब ऑनलाइन काम करते हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी कंपनी बना के, सब्सिडरी कंपनी जिसे कहते हैं, कंपनीज एक्ट में एक सब्सिडरी कंपनी और होती है, वो सब्सिडरी कंपनी बना करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप लेके और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप लेके ऑनलाइन उसमें वही ब्रोकर हैं वो काम करते हैं। लेकिन अब वो उनका स्टेटस चेंज हो गया, पहले वो ब्रोकर कहलाते थे, अब वो सब ब्रोकर कहलाते। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न्स या टैक्स फाइल करते हुए जो ये हमारा एक फॉर्म आता है, उस समय एक जो अपना नॉर्मल आम आदमी है, सैलरी क्लास है या छोटा मोटा काम करता है, उसको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? एक तो आजकल ये जरूरी हो गया है कि पैन नंबर सबको लेना पड़ता है। पैन नंबर मिलने का आसान तरीका है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप भाई हैंड भी फॉर्म, डिलीवरी फॉर्म जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन से करने से करेक्टनेस ऑफ द फॉर्म एक जल्दी होता है। दूसरा, आपको रोजाना के आने जाने की दिक्कत, दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। और डिपार्टमेंट ने भी अपने ढांचे को, आईटी के ढांचे को इतना सुदृढ़ किया है कि उसका असेसमेंट आसानी से हो जाता है। टैक्स रिफंड टाइम पे क्यों नहीं मिलते? अब सिस्टम में थोड़ी चेंज आया है, अब आपको सीधा बेंगलोर में प्रोसेसिंग इसकी होती है आपके रिफंड की, और वो सीधा आपके पास बैंक अकाउंट में चेक आपको ट्रांसफर हो जाता है। पैन नंबर, अकाउंट नंबर आप बैंक के दिए होते हैं, उसी बैंक के नाम पर आ जाता है। अब धीरे धीरे सुधार होता है, जैसे जैसे ई रिटर्न की फाइलिंग और ई प्रोसेसिंग होना शुरू होगा, इसमें गुणात्मक सुधार आएगा। जब आदमी हटेगा तो उसकी करतूत हटेगी, ब्लॉक करने की जो नियत है और सृजन की ओर, कंस्ट्रक्टिव हैबिट की ओर हम धीरे धीरे जाएंगे। और नज़रिया अब काफ़ी बदला है। मैं बड़ा क्रिटिक रहा डिपार्टमेंट्स का, नबाद में उनकी प्रशंसा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि जिसको व्यक्ति को आप मृत समझ लिए हो, वो अगर जिंदा थोड़ा होने लगता है, सांस दोबारा चलने लगता है, तो वैसी स्थिति है। और एक दिन ऐसा आएगा, मुझे लगता है कि शायद ये अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें रह जाएंगी, बाकी खुशहाली की ओर हम अभी अग्रसर हैं। इतना संकट होने के बाद भी खुशहाली की ओर अभी हम अग्रसर हैं। इन बहुत अच्छे शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैन, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर KL जैन। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें ईमेल कर सकते हैं आमने सामने @etvrajasthan.co.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है आमने सामने ETV राजस्थान 5/96A भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे